तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 89 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी को अपना बना लिया था और इसके बाद उसने सारी मेमोरीज लू फेंग के कॉन्शियसनेस में आने लगती है। और यहाँ पे उस स्वेलिंग बीस्ट की मेमोरीज बहुत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे लू फेंग अपनी आंखों को बंद करता है और लू फेंग को मिस्टीरियस और पावरफुल स्पेशल टेक्निक्स को देखने को मिलता है और लू फेंग का माइंड पूरे इंफॉर्मेशन जाने लगता है। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म ही नहीं होगा और इसी कारण लू फेंग का सर भी दर्द करने लगता है, क्योंकि इतनी स्पीड से मेमोरीज का ट्रांसफ़र उसी के कारण उसके सोल पे प्रभाव पड़ने लगा था। अब वैसे होते होते 1 घंटा बीत जाता है और लू फेंग बबाता से पूछता है कि अभी और कितना टाइम बाकी है। अब ऐसे ही करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं, फिर आधा दिन, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और ऐसे ही करते करते 16 दिन गुजर जाते हैं। और यहाँ पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और लू फेंग को कुछ आराम सा मिलता है और उस इंफॉर्मेशन के कारण उसके सोल की लिमिट भी पुश हो रही थी और इतने प्रेशर के कारण लू फेंग कुछ और सोच भी नहीं पा रहा होता है। और फिर लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे बबाता लू फेंग से एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या तुमने सारी मेमोरीज को इनहेरिट कर लिया, आखिर तुम्हें कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिले हैं और कैसे कैसे स्किल्स वहाँ पे है। अब लू फेंग भी बड़ी क्यूरियोसिटी से कहता है कि पहले मुझे देखने दो। अब लू फेंग खुद गोल्डन हॉर्न बीस्ट बन चुका था, लेकिन उसे उसकी कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करना है उसे खुद नहीं पता था। अब लू फेंग बबाता से कहता है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अब ये सुनकर बबाता कहता है कि क्या हुआ। तो लू फेंग कहता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे दिमाग में ही है, लेकिन फिर भी मुझे इसे खुद से सीखना होगा। आखिर मुझे इन सब को सीखने में कितना टाइम लगेगा। और फिर बबाता लू फेंग से कहता है कि तुम उन सबको कैटेगरीज वाइज करना होगा। और इसके बाद लू फेंग सबको अरेंज करता है, जिनमें 18 स्पेशल टेक्निक्स थी और 3199 नॉर्मल टेक्निक्स थी जिन्हें वो सीख सकता था। और यहाँ पे उस स्पेस बीस्ट के कई सारे रेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी और इसमें मेटल रेसेस, ऑटोमन रेसेस, रॉक रेसेस, सोल रेसेस और ऐसे कई रेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन था। अब ये सब भी उस स्पेस बीस्ट के जैसे ही थे, क्योंकि ये भी बहुत रेयर होते थे और इनकी जनसंख्या भी कम थी, लेकिन ये भी होते तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। अब ऐसे ही करते करते 1 और महीना गुजर जाता है और यहाँ पे बबाता लू फेंग से कहता है कि तुम्हें तो लॉटरी मिल गई है, मेरे मास्टर भी इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाए हैं। और फिर यहाँ पे लू फेंग बताता है कि स्पेस बीस्ट में भी कुछ ही ऐसे प्रजाति हैं जो कि ब्लड लाइन मेमोरीज को इनहेरिटेट कर पाते हैं और ऐसे सिर्फ 12 ब्लड लाइन्स है। अब बबाता भी इसे सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी इतना ज्यादा नहीं पता था। और वो बताता है कि फ्लेमिंग स्टार बीस्ट जो तुमने बताया था उन्हीं में से एक है ये। अब लू फेंग को उसके मेमोरीज मिलने के बाद सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। अब लू फेंग ये जान चुका था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के आगे कैसे बढ़ाना था। अब लू फेंग को करना ये था कि उसकी सारी लाइफ एनर्जी को एक एग में कलेक्ट करना था और जो रियल गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो कुछ सालों में इसके बाद खुद मर जाएगा और जब एग हैच होगा तो एक नया गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर निकलेगा और फिर ऐसे ही नया लाइफ साइकिल चलेगा। और बबाता भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो लू फेंग से पूछता है कि अब बताओ तुम्हें सेक्टर लॉर्ड बनने में कितना टाइम लगेगा। अब गाइज, पहले बबाता लू फेंग से ज़्यादा जानता था और वो उसे गाइड करता था, लेकिन अभी लू फेंग के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इनहेरिटेंस आ गई थी, जिसके कारण बबाता से ज़्यादा नॉलेज अब लू फेंग को हो जाती है और लू फेंग बबाता को सारी इंफॉर्मेशन देने लगता है। अब लू फेंग उन सारी इनहेरिटेंस के मेमोरीज को कुछ ही सेकंड में स्कैन कर लेता है और वहाँ वो देखकर ये शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट हैच करता है और अगर उसने अंडे के छिलके को नहीं खाया
तो उसे 10 साल लगेंगे स्टार लेवल में आने में। लेकिन अगर वो उसके एक सेल को खाता है और लार्ज अमाउंट में मेटल को कंज्यूम करता है तो सिर्फ 1 ही साल काफी है उसे स्टार लेवल में आने के लिए। अब ये सुनकर बवाता भी शॉक हो जाता है, क्योंकि लू फैंग ने जिसके बॉडी को पोजेस किया था वो सिर्फ 1 ही साल का था और धरती सिर्फ 1 साल के गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ रही थी और फिर भी उसे हरा नहीं पा रही थी। और वो आगे बताता है कि नॉर्मल स्पीड में तो स्टार ट्रैवल 1 से यूनिवर्सल लेवल तक जाने में 100 साल लगेंगे और डोमेन लॉर्ड तक जाने में 1000 साल और सेक्टर लॉर्ड में जाने में 10,000 साल लग जाएंगे और ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है। लेकिन हम लोग स्पेशल मेटल को कंज्यूम करके इससे जल्दी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और फिर लू फैंग उस सारी टेक्निक्स को बवाता को देता है और उन्हें एनालाइज करने के लिए बोलता है ताकि वो उन्हें सीख सके। अब बवाता उन सारे कॉम्बिनेशन को मिला देता है और कहता है कि उस बीस्ट के पास अपनी खुद की भी टैलेंट है, तुम मुझे उसे भी पास कर दो, मैं उसकी बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें पास कर दूंगा। अब लू फैंग को टैलेंट के बारे में नहीं पता था और अब फिर वो उन्हीं मेमोरीज में देखता है तो उसके पास पता चलता है कि उसके पास 3 टैलेंट्स थे और ये उसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे उसके पास अपने आप मिली थी जो कि नेचुरल है। अब लू फैंग इस पैसिफिक ओशियन में अपने इनहेरिटेंस मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर रहा था, लेकिन धरती पे सब कुछ बदलने लगा था। अब ग्रैंड एम्पायर ने अभी अपना अटैक छोड़ दिया था और सारे देश के ज़्यादातर नुकसान नहीं हुए थे, सिर्फ 8 हीरोज के अलावा कुछ और नुकसान उनका नहीं हुआ था और अभी 6 डेड है और अभी के दरमियान हॉन्ग और थंडर गॉड कोमा में थे और उनके ब्रेन में से कोई भी एक्टिविटी नहीं फंक्शन कर रही थी। और इस वक्त डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो दोनों सबसे बड़े पावर हाउसेस ऑर्गेनाइजेशन थे और ये उन 5 पावरफुल कंट्रीज से भी ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन अभी के दरमियान वो दोनों यहाँ नहीं है, इसलिए ये सब बिखर सा गया है। अब फिर हमें होंगनियान हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे 3 रॉयल गार्ड्स आते हैं और उन्हीं के साथ 5 इन्वेस्टिगेटर्स रूम में आए हुए होते हैं और यहाँ पे वो वर्चुअल स्पेस के तबाह हो चुके थे क्योंकि सारे स्टार ट्रैवलर्स और वॉर गॉड ने अपने अलग ग्रुप बना लिए थे और यहाँ पे वो लोग इसलिए आए हुए थे ताकि वो धरती के सारे वेरियर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और यहाँ पे वॉर गॉड पैलेस भी बंद था क्योंकि सबको होंग के कंट्रोल में ही था और अभी जबकि होंग नहीं है तो एआई भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और अभी के दरमियान अगर लू फैंग भी मारा जाता तो बवाता भी ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करता और वो अपने रास्ते निकल जाता और सारे वॉर गॉड्स भी टूट चुके थे और सारे बिखर से गए थे। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही थी और यहाँ सब कुछ टिटर बिटर हो चुका था। अब फिर सीन चेंज कर हमें लू फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन कलर हेयर बालों वाला आदमी यहाँ आता है और आते ही लू फैंग की तारीफ करने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। और फिर वो लू फैंग के ब्रदर से कहता है कि मैं यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ और फिर हमें लू हुआ को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या तुम यहाँ खरीदने आए हो। और हमें बताया जाता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ था जिसके कारण उसकी इंटेलिजेंट और वो मैच्योर बहुत हो चुका था। और जब गोल्डन हेयर मैन उससे कहता है कि मैं उन मोइन क्रिस्टल और लिक्विड सिल्वर रबर्स को खरीदना चाहता हूँ और मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत भी दूंगा। और यहाँ पे वो कुछ पेपर्स निकालता है जो कि कुछ जमीन के होते हैं और वो कहता है कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के इकोनॉमिक डायरेक्टर बन सकते हो। अब वो उस किताब को देखता है और जब वो उस किताब में देखता है तो उसमें बहुत कम ही प्राइस थी। और यहाँ पे लू फैंग का ब्रदर होने के कारण लू हुआ किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आराम से कंट्रोल कर सकता था और उसे एचआर एलायंस की तरफ से ऑफर भी आई हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। और लू हुआ कहता है कि 5 दिन पहले मेरे कंट्री के लीडर भी यहाँ आए थे और कुछ मर्सनरी ग्रुप भी यहाँ आए हुए थे उन्हीं चीजों के लिए, और अगर मैं ये देना ही चाहता हूँ तो मैं तुम्हें ये नहीं बेचने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने देश के लोगों के साथ ही डील करूँगा। अब ये सुनकर उस गोल्डन हेयर मैन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक स्टार ट्रैवल है और वो पर्सनली लू फैंग के घर लू हुआ से मिलने आया होता है और यही उसके लिए काफ़ी थी लू हुआ के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अब उसके लिए असली डर था लू फैंग की पहचान, क्योंकि अगर उसने फोर्स किया तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी क्योंकि सारे लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे जिन्होंने भी अपना सेक्रीफाइस देके ह्यूमैनिटी को
बचाया था, लेकिन उसको पता था कि मरा हुआ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो कहता है कि तुम अपने ब्रदर के शान से कब तक बचे रहोगे, लेकिन जब ये खत्म होगा तो तुम क्या ही करोगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें वो सारी चीजें देने पड़ेंगे। और लुओ हुआ के लिए ये कोई धमकी से कम नहीं था, जैसा कि एक गुड़िया के हाथ में सोने का टुकड़ा दिया हो और वो कभी भी उसके हाथों से कोई भी आके चोरी करके ले जाएगा। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू हुआ उसे कैसे मैनेज करता है, क्या वो लोग उसे फोर्स करके मून क्रिस्टल ले जाते या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।